टॉपिक है हमारा दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, अब टीबी में जो चीजें याद रखनी है आपको पता है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज, ठीक है। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, ठीक है, दीस आर ऑल हाइजीन, ठीक है। अगर टीबी वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट आर फास्ट और इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज की वजह से होता है, देयर आर 5 स्ट्रेन, ठीक है। बोविस है, एफ्रिकैनम है, माइकोटाइड है, इनेटी है और टीबी, ये सबको बनाना है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, इन सबको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, और एसिड फास्ट बेसिलर एएफबी, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी टीबी करवाता है, इन्फेक्शियस जो होती है वो आपकी थ्रोट की और लंग्स वाली इन्फेक्शियस होती है। जो नॉन इन्फेक्शियस कह रहे हैं आप, बाकी किसी भी जगह की होगी टीबी, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और यही चीजें आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी होती है वाया एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, हम सबको पता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन किस किस में होता है? अगर पॉजिटिव एएफबी स्पूटम होगा, अपर लोब कैविटी होगी लंग्स में, स्पूटम जो है जो प्रोड्यूस होगा वो थिन होगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फोर्सफुल जितनी कफ होगी उतने ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने याद रखना है कि जो यंग चिल्ड्रन है उनके अंदर इतनी फोर्सफुल कफ नहीं होती, देयरफॉर उनकी ट्रांसमिशन कम होती है एज कंपेयर टू एल्डरली पीपल। फिर होगी ये बात, फिर होगी ये समझिए, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। अगली चीज जो इसमें याद रखने वाली है, ठीक है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। मैं आपको स्लो एंड स्टडी लेके चलूंगा टीबी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की ये चीज रह जाती है, अक्सर लोग छोड़ के जाते हैं ये टॉपिक। जो डिसेमिनेटेड टीबी होती है या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, वो 2 to 6 मंथ्स के बाद होता है आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है। जो आपकी एंडोब्रोंकियल टीबी होती है या लिम्फोड इन्वॉल्वमेंट होती है, वो 3 to 9 मंथ्स लगी होती है। जो बोन की या जॉइंट की टीबी होती है वो इयर्स लेती है, और लीवर टीबी टेक्स डिकेड्स। ये मैं आपको आगे तक डिटेल में बताऊंगा कि टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या है और इसकी बेसिकली जो है ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया जो मैंने अभी तक चीजें बताई हैं? क्लियर यस, लेकिन आई विल क्लियर दिस एंड आई विल मूव। बताइए प्लीज। जी सर। अगली चीज जो है ना इसमें याद रखने वाली है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। एक आपकी आती है लेटेंट ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, लेटेंट ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन LTBI, ठीक है। इसमें याद ये रखना है कि इसमें आपकी कोई एक्टिव टीबी का एविडेंस नहीं होता, नो एविडेंस ऑफ एक्टिव टीबी, नंबर 1, एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज इसमें याद ये रखनी है कि पेशेंट्स इसमें ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इसमें नहीं होती, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है, स्पूटम स्मीयर इसमें नॉर्मल होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू टीबी डिजीज, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एंटीजेंस होती है ना, ठीक है, उसके खिलाफ एक परसिस्टेंट इम्यून रिस्पांस होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। वो जो इम्यून रिस्पांस है उसकी वजह से देयर इज प्रीडिस्पोजिशन कि ये बच्चा आगे जाके, ठीक है, टीबी डेवलप करेगा, ठीक है। मतलब ये इस तरह की चीज है कि अगर एक बच्चा जिसका जो आप कह लें कि टेस्ट रिजल्ट उस पॉजिटिव आ गया है, वैसे वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसमें आप फिर साथ टीएसटी या आईजीआरए करवाते हैं, ये माउंटूस की बात होती है, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप उसको लेबल कर देते हैं एज केस ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ये बात क्लियर हुई है अभी तक एलटीबीआई की बात? कि जब आप टीबी के टेस्ट रिजल्ट्स करवाते हो ना, बेसिकली आप ये समझ लो कि वो पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, एक्सरे उसका नॉर्मल है, ट्रांसमिशन सारी बात उससे नहीं हो सकती, स्पूटम स्मीयर करवा रहे हो आप नॉर्मल है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब आप माउंटूस वगैरह करवाते हो वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप फिर ये सोचोगे कि इसका मतलब है कि इसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है जो कि प्रोग्रेस करेगी ट्यूबरकुलस डिजीज की तरफ, तो इसको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है यहाँ पे। क्लियर होगी बात?
want to see main चीजें इसमें। अब जो ट्यूबरकुलस डिजीज है आपकी, ठीक है, टीबी डिजीज की बात हो रही है, उसमें सारी बातें क्लिनिकल फीचर्स भी हैं आपके टीबी के, हालांकि सिम्टोमेटिक होगी, ट्रांसमिट भी करेगा, चेस्ट एक्सरे भी जो है वो एब्नॉर्मल होगा, ठीक है, टीएसई आईजीआरए ये मॉडल जैसे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, एएफबी या स्पूटम स्मीयर जो कहते हैं हम एएफबी स्पूटम फॉर एएफबी वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसमें भी ऑब्वियसली आप ट्रीट करेंगे। ये एक थोड़ा स्पेक्ट्रम समझ आया आपको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और टीबी का। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ तक समझ लगे तो मैं क्लियर कर दूं इसे, क्योंकि मैं इसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम की तरफ जाने लगा हूं और वो मैं जरा स्पीड से निकालूंगा, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा टाइप्स हैं, ठीक है, जिसे मैं बहुत स्पीड से आपको कवर करके। अब जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है ना उसमें आप ये याद रखें, याद रखें, एक होती है आपके पास प्राइमरी पल्मोनरी, ठीक है, मैं बोलूंगा डिटेल्स लिखूंगा नहीं, ठीक है, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी जो है, ठीक है, ये बेसिकली न्यूमोनाइटिस, कैविटेशन, लबार वगैरह कॉज करती है और अल्टीमेटली एंडोट्रोपियल टीबी, ठीक है। अब इसमें आप स्पूटम से आइसोलेट करते हैं, ठीक है, जो एमटीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि कल्चर यील्ड फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी इज लोअर देन स्पूटम एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेट्स, यानी कि स्पूटम और गैस्ट्रिक एस्पिरेट, ठीक है, प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज में ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर्ड टू ब्रोंकोस्कोपी। ये हुई ये बात, बताइए प्लीज। प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज सिंपल यही है कि जो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसमें याद रखना मतलब ये सोचते हैं ना कि शायद अगर ब्रोंकियल में बात करेंगे तो उसके साथ जो हमारे पेशेंट्स आएंगी उसकी शायद यील्ड ज्यादा हो, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा मिसनोमर है या थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ठीक है, कि इस केस में, ठीक है, जो ज्यादा इफेक्टिव चीज है वो गैस्ट्रिक एस्पिरेट्स है और स्पूटम एनालिसिस है एज कंपेयर्ड टू ब्रोंकोस्कोपी। क्लियर, आगे चलो। दूसरी आ जाती है आपके पास इसमें प्रोग्रेसिव प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या याद रखना है आपने सिंपल, ठीक है, जो प्राइमरी फोकस है वो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ के उसने केसीएट किया, केसीएशन की, केशियस नेक्रोसिस होती है इसकी, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लिक्विफेक्शन होगी, ठीक है, और अल्टीमेटली कैविटी बन गई, अपर लोब इन्वॉल्व होती है तो मैं बताइए, ये प्रोग्रेसिव प्राइमरी पल्मोनरी। फिर आ जाती है आपके पास रीएक्टिवेशन टीबी। अब रीएक्टिवेशन टीबी में क्या है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, जो टीबी एक्वायर करता है एट एज ऑफ मोर देन इक्वल टू 7 इयर्स, नंबर 1 ये चीज याद रखनी है, ठीक है, लोकलाइज्ड टू लंग्स और कंटेजियस, ठीक है। फिर इसमें आपकी प्लूरल इफ्यूजन भी आ सकती है। अब प्लूरल इफ्यूजन इसमें कौन सी होगी, अब आप खुद ही बताइए, ऑब्वियसली एक्सुडेटिव होगी, राइट, एक्सुडेटिव में प्रोटीन ज्यादा होती है, ये पता है हमें, ठीक है, एक्सुडेटिव प्रोटीन ज्यादा होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अर्ली डिजीज में देख रहे हैं, लेकिन अर्ली डिजीज में देखेंगे तो इसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करेगी तो लिम्फोसाइट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आप जब टीएसटी करवाते हैं तो पॉजिटिव बात आएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन की बायोप्सी भी करवाई जाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन बायोप्सी। क्लियर हो गई ये बात, मैं सिर्फ वो चीजें बता दूं तो आपने ध्यान में रखनी है, बाकी सारी बात और डिटेल्स दी होती है, इतनी चीजें रखनी है। फिर पेरिकार्डियल डिजीज हो सकती है, हार्ट केयर, ठीक है, इसमें याद ये रखना कि बच्चा जिसको टीबी थी अब वो चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, पल्सेस पैराडॉक्सेस के साथ आ रहा है, फ्रिक्शन रब के साथ आ रहा है, टिपिकल फीचर्स हैं आपके यूरिसी के, ठीक है, और डिस्टेंट हार्ट साउंड, तो फिर आप पेरिकार्डियल डिजीज सोचिएगा। क्लियर है, क्लियर है, जैसे कि मैंने नहीं। उसके बाद आप यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपने याद रखना है लेरेंजियल भी हो सकती है, लेरेंजियल टीबी में फ्लू लाइक सिम्पटम्स आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, मिडल ईयर टीबी आ सकती है, मिडल ईयर टीबी में आपके जो है ना इफ्यूजन होगी, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है, ओटोरिया होगा, टिनाइटिस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो ध्यान में रखना है वो है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट या लिम्फ नोड डिजीज। लिम्फ नोड डिजीज में जो याद रखने वाली टर्म है ना दैट इज स्क्रोफुला, स्क्रोफुला टर्म याद रखने वाली है। स्क्रोफुला बेसिकली होती है सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स की टीबी, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी फॉर्म ऑफ टीबी इन चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें आपकी डिस्क्रीट नॉन टेंडर फर्म फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, और अक्सर ओपीडी आगे कहते हैं हम जनरल अपनी हमने वार्ड में भी देखा कि ठीक है अगर लिम्फ एडेनोपैथी हो तो हम लोग टीबी कवर इसीलिए करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मैटेड लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली केसिएशन प्रोसेस के साथ साइनसेस भी बन सकती है। क्लियर, तो इसमें फिर आपने एफएनएसी करवाना होता है, ठीक है, या फिर आप एक्सीजनल बायोप्सी की तरफ भी जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अगली जो इसकी स्पेक्ट्रम में आती है डिजीज दैट इज एब्डोमिनल। एब्डोमिनल टीबी में आपने सिंपल ये याद रखना है कि चार चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जेजुनम, आइलियम, पायर्स पैचेस एंड मतलब कि बेसिकली जेजुनम की और आइलियम में अल्सर्स कॉज करवा रहे होते हैं, पायर्स पैचेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, साथ मेसेंटेरिक लिम्फ एंटीनाइटिस होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन हो गई है, ठीक है, या फिर पेरिटोनाइटिस की तरफ चली जाती है पिक्चर। क्लियर हो गई ये बात। अगली आ गई है कि बोन और जॉइंट की टीबी। बोन और जॉइंट की टीबी में आपने जो चीज याद रखनी है वो है पॉट्स डिजीज,
पॉट्स डिजीज, अगर वर्टिब्रा की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। और जब वर्टिब्रा टूट जाता है ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस और काइफोसिस हो जाती है बच्चों में, ठीक है, सॉरी स्कोलियोसिस हो जाती है बच्चों में, तो उसे कहते हैं गिब्बस डिफॉर्मिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं लिखा हूं। इसमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, बोन और ब्लड। इसमें फिर आप बोन बायोप्सी करवाते हैं। अगर एक बच्चा आपके पास स्कोलियोसिस के साथ आता है और साथ आपको उसको फीवर की हिस्ट्री है, टीबी कॉन्टैक्ट भी पॉजिटिव है, तो आप फिर इस डायरेक्शन में सोचेंगे और बोन बायोप्सी से कंफर्म करेंगे। हो गया क्लियर? के बाद आ जाता है आपके पास ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये डिटेल में वैसे डिस्कस यहाँ से पहले भी हुआ है हमारा, ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया कि 6 मंथ से 4 इयर्स की एज में कॉमन होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली याद रखने वाली चीज है मेनिंजाइटिस वाले सारे फीचर्स अलोंग विद हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस इज द गिव अवे, रेज्ड प्रोटीन्स इज द गिव अवे। ठीक है, बाकी इसकी स्टेजेस हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखने वाली सिंपल इतनी बात है अगर रखनी है। स्टेज 1 में आपके नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं, स्टेज 2 में आपका हाइड्रोसेफलस और रेज्ड आईसीपी आ जाता है, और स्टेज 3 के अंदर इसमें आपकी कॉमा हेमीप्लीजिया एंड डेथ। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया सब कुछ ही? क्लियर हो गया तो ये की राइटिंग में मैं शेयर भी करूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लियर हो गई ना बातें, मैं क्लियर करूँ। उसके बाद आपने ध्यान रखना कि ट्यूबरक्यूलोमा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोमा बेसिकली ट्यूमर लाइक मैस होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंफ्रा टेंटोरियल नियर सेरिबेलम एटेक्सिया वगैरह भी करवा सकता है, ये ध्यान रखना, याद रहेगा। फिर जेनिटल टीबी आ सकती है। जेनिटल टीबी में बस ये याद रखना कि इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ और डिटेल्स नहीं। रीनल टीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीनल टीबी आपको मैंने अभी क्या बताया, कितनी देर से बात आती है डिस्कस हुई थी, बताइए कोई मतलब जी कालों में आते हैं एग्जैक्टली डेकेड्स में आती है। ठीक है, तो रीनल टीबी में आपने ये याद रखना कि स्टेराइल पायूरिया एंड माइक्रोस्कोपिक हीमाटूरिया, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत आपने ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। उसके बाद आ जाती है आपके पास एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में टीबी। मुझे पता है आपको सारे सोच रहे हो मिलिट्री टीबी के बारे में, वो मैं एंड पे से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बस मिलिट्री टीबी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, अगर 2 से ज्यादा इन्वॉल्व होती है मिलिट्री टीबी कहते हैं, वो एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा सीवियर फॉर्म होती है अगर एचआईवी भी हो साथ। फिर आ जाती है जी कंजेनिटल टीबी। ये कंजेनिटल टीबी का ना मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आगे जाके, ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंजेनिटल एंड पेरीनेटल टीबी। ये आपकी टाइप्स हैं, ये क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है टीबी का। अब अगर मैं ऊपर से शुरू करूंगा ना इसमें, ठीक है, जो बहुत इजी है, अब अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, क्योंकि मैंने आपको क्लैरिटी से एक चीज बता दी है। प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज होती है, प्रोग्रेसिव प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज होती है, रीएक्टिवेशन टीबी हो सकती है, फिर प्लूरल डिफ्यूजन हो सकती है। अभी तक मैं कहां पे था, मैं लंग्स के इर्द गिर्द घूम रहा हूं। आगे मैं चला गया हार्ट में, पेरिकार्डियल डिजीज हो सकती है, ठीक है, साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज हो सकती है, ऊपर की तरफ गया हूं मैं, साथ ही लिम्फ नोड सर्वाइकल लिम्फ नोड डिजीज हो सकती है, स्क्रोफुला में रखने। नीचे आप आ जाएंगे एब्डोमिनल टीबी में आ जाएंगे, बोन एंड जॉइंट टीबी में आ जाएंगे, टीबीएम की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर ट्यूबरकुलोमास है, ठीक है, टीबीएम के साथ ट्यूबरकुलोमास में रखें, ठीक है, जेनिटल टीबी और रीनल टीबी इकट्ठी याद रखें, एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में टीबी, कंजेनिटल पेरिनेटल टीबी याद रखें। अब क्लियर है, ये चीजें याद रहेगी। क्लियर है, जैसे कि मैं आपको मिलिट्री टीबी बताता हूं। अब मिलिट्री टीबी के बारे में पढ़ते हैं। मिलिट्री टीबी जो है, ठीक है, सिंपल ये याद रखना कि अगर मोर देन ये मिलिट्री टीबी की डिस्कशन हो रही है, मोर देन इक्वल टू 2 ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो मिलिट्री टीबी है। ठीक है, अब इससे क्या तो वही स्लो होगा कॉन्सेप्ट, लो ग्रेड फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, ठीक है, ट्यूबरकल्स बन जाएंगे, इनिशियली लंग्स इन्वॉल्व होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट इसमें जो सिर्फ याद रखने वाली चीज ना वो ये है जो मैं अब लिखने लगा कि ये इसका पैथोगनोमिक या डायग्नोस्टिक चीज है, कोरोइड ट्यूबरकल्स इन आइज। ये पॉइंट याद रखना है आपने, जहां पे ये आ जाएगा ना तो ये मिलिट्री। ठीक है, और जब आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो 2 to 3 वीक्स में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्सरे की इंप्रूवमेंट टेक्स टाइम, और इसको डायग्नोज करने के लिए बोन मैरो या लिवर बायोप्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो या लिवर बायोप्सी, क्लियर है कि सबको? ये 3-4 चीजें मिलिट्री टीबी के बारे में जो आपको आनी चाहिए, याद रहेगा। ये टोटल 1 में डिटेल में करने वाला हूं डिस्कस लेवल जेनिटल और पेरिनेटल ना, इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है टीबी। टीबी मुझे पता है थोड़ी सी ये है कि बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ऐसे सवाल आते हैं हर दफा। ये मैं करूंगा डिस्कस ना जो पेरिनेटल टीबी। अभी मैं आपको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। इन्वेस्टिगेशंस में सिंपल जो याद रखने सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, और डिटेल्स इसकी इंपॉर्टेंट सिर्फ आपकी जो है ना मोटिव्स, उसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है ना वो सेक्शन में एक टेबल है, बस वो देख के जाना है आपने, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, एक आपका ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट है, ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है जी इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, जिसको हम आईजीआर कहते हैं, नाम याद करें मोर देन इनफ है जी। ठीक है, इसमें इतना याद करने का आपके पास है टाइम, ठीक है, कि इसमें आप
नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स देख रहे होते हैं जो IgRA प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इंटरफ्यूरॉन गामा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका एक फायदा है IgRA करवाने का, ठीक है, इसकी क्रॉस रिएक्शन नहीं होता विद BCG, ठीक है, और एक दफा में हो जाता है। जब ये मोंटूज है ना, ठीक है, तो मोंटूज आप सबको पता है, ठीक है, कि पहले एक दफा लगाते हैं और फिर दूसरी दफा चेक करते हैं, 2 एनकाउंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर इसमें मोंटूज में बहुत सही होता है, ठीक है, एक मैल नरिश बच्चा है या कोई और इशू है तो फिर इन ड्यूरेशन के भी थोड़ी डिफरेंस करेंगे, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, एक टेबल है वो बहुत इजी है। उसके अलावा आप AFB स्मेयर करवाते हैं, ठीक है, कल्चर करवाते हैं। कल्चर के लिए बस आपको चीजें याद रखनी है, एक है वो LJ मीडियम होता है इसका, लोवेंस्टन जॉनसन मीडियम, ठीक है, फिर आप जीन एक्सपर्ट करवाते हैं। इसमें जो चीज याद रखने वाली है कि जीन एक्सपर्ट इज मोर सेंसिटिव देन AFB माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ऑब्वियसली टेस्ट एक्सरे करवाते हैं हम लोग, ठीक है, बायोप्सी करवाते हैं, ये तो आप सबको पता है, राइट। इसमें जो चीजें याद रखने वाली हैं वो करके एक कल्चर का मीडियम याद रखना है, एक इनका ये एनकाउंटर्स वाला डिफरेंस याद रखना है, और एक जो TST या मोंटूज है इसका जो टेबल बना हुआ है ना इंड्यूरेशन वाला, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूं कि पॉजिटिव सब कहते हैं और नेगेटिव सब कहते हैं, बस वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इन्वेस्टिगेशन क्लियर है सबको? तो यस लिखिए प्लीज। बाकी भी बताइए। मैं आगे चल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये बार बार जो मैं आपसे शेयर करूंगा आपके साथ, जो मैं एल्गोरिथम बनाने लगा हूँ इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा। मदर है सस्पेक्टेड ED, कंफर्म नहीं है, एट टाइम ऑफ डिलीवरी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेपरेट करना है न्यूबॉर्न को फ्रॉम मदर। मदर का चेस्ट एक्सरे देखना है और TB वर्कअप और हिस्ट्री लेनी है मदर की। क्लियर? अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या? अगर चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल है लेकिन कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम नॉर्मल है, तो इसका मतलब है इन्फेंट इज एट लो रिस्क। मदर को आपने ट्रीट करना है, न्यूबॉर्न को मदर के पास भेज देना है। क्लियर? ये वाली साइड क्लियर हो गई सबको? ये रिपीट करते हैं कि चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल है लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम मदर का नॉर्मल है, तो इसका मतलब इन्फेंट लो रिस्क पे है, आपने इन्फेंट को मदर को दे देना है और साथ मदर को ट्रीट करना है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से क्या फाइंडिंग? लेकिन इसका भी आप लोग इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है कि आप कह सकें एक्टिव इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं हाइलाइटेड रेटिनोपैथी या एक नॉन स्पेसिफिक साइंस है, ठीक है, तो फिर ही आप सोच सकते हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक साइंस है लेकिन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो लो रिस्क है। अगर या दूसरी तरफ जाने अगर चेस्ट एक्सरे या AFP TB डिजीज के लिए सजेस्टिव है तो फिर आप क्या करेंगे, मदर की बात हो रही है, आप आइसोनियाजिक थेरेपी शुरू करवा देंगे न्यूबॉर्न में until mother is negative for more than equal to 3 months, ठीक है। साथ ही आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस से मदर फीड आप अलाउ कर दोगे और रूमिंग भी कर दोगे, लेकिन अब फर्क यहाँ पे है कि सेपरेशन सिर्फ तब करेंगे ओनली इफ मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड नॉन एडहेरेंट टू ट्रीटमेंट या फिर उसकी ड्रग रेजिस्टेंट TB। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सेपरेशन करने की रीजन सिर्फ यही है जो चीजें 3 मैंने लिखी है, ठीक है। इसके बाद आप चाइल्ड का मेंटूस करवाओगे, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप 9 से 12 महीने तक आइसोनियाजिड कंटिन्यू करोगे, अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप आइसोनियाजिड को डिसकंटिन्यू कर दोगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। किस टाइम पे मोंटूस किस टाइम पे कराना है ये? उसी टाइम में ये पेरीनेटल ट्रांसमिशन है ना, नहीं सर इसमें लिखा है फर्स्ट है 9 to 12 मंथ आईएनएस फॉर दिस मोंटूस, आईएनएस से पहले स्टार्ट करना है। नहीं आईएनएस आपने शुरू किया हुआ है, 9 to 12 मंथ के लिए देंगे आप, ये देखना आईएनएस आपने शुरू कर दिया, यहाँ पे शुरू कर दिया कि ये देखिए, ठीक है। इन मतलब इस सारी फाइंडिंग्स की बच्चा बॉर्न हुआ तो स्टार्ट कर दिया, आईएनएस स्टार्ट कर दिया जी। ये मतलब मदर का मैं सिंपल बता दूं, इसका सिंपल तरीका ये है कि तेरे मदर बिल्कुल ठीक है, एक्सरे ठीक है, ठीक है, और सस्पेक्टेड TB है, आपने एक्सरे किया नॉर्मल आया लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन नहीं थी, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल थी, तो आपने क्या कहते हैं इन्फेंट लो रिस्क पे मदर को आप ट्रीट कर देंगे, लेकिन न्यूबॉर्न को मदर का शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर क्या कहते हैं चेस्ट एक्सरे या AFB उसका पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो आप आइसोनियाजिड शुरू करवा देंगे न्यूबॉर्न में, ठीक है, अंटिल मदर इज नेगेटिव फॉर मोर देन 3 मंथ्स, या फिर साथ ही आप उसे कांटेक्ट मतलब ये बेसिकली रिकवरी आपने कब तक लेनी है आइसोनियाजिड वैसे, ठीक है, साथ आप कांटेक्ट प्रिकॉशंस बताएंगे मदर फीड और रूमिंग कर देंगे, ठीक है। आप सेपरेशन तब करेंगे जब मदर हॉस्पिटलाइज हो गई है, मदर जो नॉन एडहेरेंट ट्रीटमेंट के लिए या उसकी
ऐसा नहीं था कि हम आइसोनियाजिक 3 मंथ के लिए देते हैं हाई रिस्क इन्फेंट को, उसके बाद फिर हम ऑन टॉप से रिपीट करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर हम 9 to 12 मंथ कंटिन्यू करेंगे, अगर नेगेटिव है तो फिर हम जो है आइसोनियाजिक बंद कर देंगे। नहीं कंफर्म कर दें। नहीं ऐसे ही है, ये जो मैंने आपको बना के दिया ये एग्जैक्ट एल्गोरिथम है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ जो मुझे याद है और जो मैंने लिखा है, जो एमसीक्यूज भी है वो इसी लाइंस में है। ऊपर देखिए देखो से ये मुझे सर इसमें मदर फीड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है अनलेस अनटिल ट्रीटमेंट उसने स्टार्ट किया हो मदर ने टिल 2 वीक। नहीं जी मदर फीड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मदर फीड इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मदर ट्रीटमेंट नहीं है तब भी हम मदर फीड अलाउ कर सकते हैं, मदर फीड नहीं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस ज्यादा ट्रीटमेंट अलाउ कर सकते हैं। मैं आपके साथ कोविड का भी एल्गोरिथम शेयर करता हूं, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ टुडेस टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इवन आप ब्रेस्ट फीड जो है वो एंड तक करवाते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है जैसे कि कोविड वाला मैं शेयर करूंगी नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरा ये क्लियर करो कि कैसे सबने कैसे जैसे कि मैं आगे चलूंगा। अगर प्रेग्नेंट वुमन है हाई रिस्क है विद सस्पेक्टेड टीबी, आप टीएसटी या आईजीआर करवाएंगे उसका, ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाता है चेस्ट एक्सरे में आपने करवा करना है फिर विद अप्रोप्रिएट एब्डोमिनल शील्डिंग ताकि फीटस जो है वो इसमें ना आए, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है मदर क्लिनिकली वेल है तो उस केस में आपने कोई सेपरेशन नहीं करनी, बाकी हाउस होल्ड्स को स्क्रीन कर लेना साथ, दैट्स इट, ठीक है। एक तो है ना कि जो बेबी डिलीवर हुए दैट वाज अ डिफरेंट, अभी प्रेग्नेंट वुमन है विद हाई रिस्क ऑफ सस्पेक्टेड टीबी, उसमें फिर आपने क्या करना है यूज के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जी। क्लियर हो गए तो बताइए प्लीज, ठीक। एक मुझे दीजिए, एक चीज रह गई है टीबी की हमारी, दैट इज ट्रीटमेंट। एक मुझे दीजिए, मैं उसको थोड़ा सा आपको समराइज करके लिख दूं और मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा अब ट्रीटमेंट की सकते हैं, ट्रीटमेंट में ये जो चीजें याद आपने रखी है ना, ठीक है, उसमें आपको ये पता है कि आपकी फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन होती है, एक होता है इसका इनिशियल फेज, एक होता है इसका कंटिन्यूएशन फेज, ठीक है। जो आपका इनिशियल फेज होता है उसमें आप टैबलेट्स कौन सी एचआरजी देते हैं ना, ठीक है, अलॉन्ग विद एथेम्प्यूटोल, तो क्या हो गया आपके पास आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायरोजेनामाइड एंड एथेम्प्यूटोल, ठीक है। जबकि जो कंटिन्यूएशन फेज है उसमें आप सिर्फ एचआर देते हैं, ठीक है, दैट इज आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन, एक तो ये चीज याद रखनी है। बाकी इनके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सबको पता है कि आइसोनियाजिड जो है, ठीक है, वो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सारी कॉज करवा रही होती है वैसे, लेकिन साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस ये भी सेम रहते हैं। रिफेम्पिन आपको सबको पता है कि जीआई इरिटेशन कराती है और सारी रेड डिस्कलरेशन करा देती है बॉडी सिलेक्शन की, ठीक है। पायरोजेनामाइड के साथ गाउट याद रखना है, ठीक है। एथेम्प्यूटोल ई से शुरू होता है, उसके साथ आपने आई की फाइंडिंग याद रखनी है, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह, ठीक है। ये चार चीज, इन चारों के तो आपको इस तरीके से ये साइड इफेक्ट्स याद होने चाहिए, ये मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। इसके अलावा जो फिक्स ड्रग रेजिम्स हैं उसमें आपको ये पता है कि जो इनिशियल फेज होता है, ठीक है, इसमें आप ये दे रहे हैं, ये आपकी 2 मंथ्स के लिए चलती है, उसके बाद जो टैबलेट एचआर होती है वो 4 मंथ्स के लिए चलती है, तो ये 6 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है। दीस ड्यूरेशंस, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ सीरियल एएफबीज, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है, ठीक है, जैसे आपकी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जो होती है ना, ठीक है, उसमें आपने अब अलग अलग आपको बताऊंगा, जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन थी उसमें आपने आइसोनियाजिड देनी होती है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, आइसोनियाजिड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अगर लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज हो और बच्चे को लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो फिर आपने बार बार उसका क्या कहते हैं करवाना होता है मोंटूज या आईजीआरए, ठीक है। बस सिंपल ये याद रखें कि जब आईजीआरए अगर पॉजिटिव आ जाता है, बेसिकली 3 दफा आपने लाजमी करवाना है, ठीक है। एक दफा आपने हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर पे करा लिया, एक दफा आपने 8 to 10 वीक्स आफ्टर कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन उस पर करवा लिया, ठीक है। अगर ये वाला पॉजिटिव है आपका टीएसटी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं जो कि 6 मंथ्स ऑफ आइसोनियाजिड है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप स्टॉप कर देते हैं ट्रीटमेंट को। ये क्लियर हुई बात लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की?
तो फिर रिपीट करना है, टीएसटी पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करना है? अगर टीएसटी पॉजिटिव आ गया तो आपने 6 महीने तो कंटिन्यू करनी थी ना आइसोनियासिड, ठीक है, वो तो कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वंस यू स्टार्ट आइसोनियासिड ट्रीटमेंट एंड टीबी इंफेक्शन की कांटेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आई थी और बाकी उसकी चीजें नेगेटिव थी, ठीक है, तो फिर आप 2 महीने बाद दोबारा रिपीट करेंगे मोटूस। अगर मोटूस नेगेटिव आ जाता है तो आप स्टॉप करेंगे ट्रीटमेंट, अगर मोटूस पॉजिटिव आ जाता है तो आप लेटेड टीबी इंफेक्शन उसको लेबल करेंगे उस टाइम पे भी, और 6 महीने पूरे आइसोनियासिड वो पूरे करेंगे, ठीक है। लेटेड टीबी में हमने सिर्फ आइसोनियासिड देनी है या फिर इसमें आइसोनियासिड है, बेसिक इसमें आइसोनियासिड है, जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो यही है, ठीक है। कहीं पे एक दो जगह पे उन्होंने रिफेम्पिसिन लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन जो अगर वो पूछते हैं कि एक चीज जो आपको देनी है दैट इज ओनली आइसोनियासिड, क्लियर? क्लियर हो गया? ये लिखिए ना जी, दूसरा टीएसटी कमेंट। अगली चीज जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ठीक है। इसको मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ये मैं बहुत समझाऊंगा, ठीक है। एक होती है प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रेजिस्टेंस होती है पर्सन इन्फेक्टेड विद टीबी व्हिच इज ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है, कि ऑलरेडी वो किसी पर्टिकुलर ड्रग से रेजिस्टेंट थी, ठीक है। और दूसरी होती है सेकेंडरी रेजिस्टेंस। सेकेंडरी रेजिस्टेंस का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इमर्ज होती है किसी ड्रग के खिलाफ। अब तो आपके पास आती है नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, वो ये है मोनो रेजिस्टेंस, टोली रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग रेजिस्टेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि वन ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंट है, जो कि फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट लाइन आपका राइट है, रिफेम्पिसिन आइसोनियासिड पायराज़िनामाइड एंटीडोट। टोली रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि मोर देन वन ड्रग से रेजिस्टेंट है अदर देन रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियासिड, इनके अलावा, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर रिफेम्पिसिन या फिर आइसोनियासिड के खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो गया है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाले फीचर्स तो हैं ही, यानी कि वो रिफेम्पिसिन और आइसोनियासिड के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है, साथ वो फ्लोरोक्विनोलोन्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है, साथ वो 1/3 ऑफ सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है। और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो सिर्फ रिफेम्पिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ तो बताइए, मैं आपको इसी से आगे बेस करके आपको ट्रीटमेंट बताना है इससे आगे। ये क्लियर हुआ? अब अगर मोनो ड्रग रेजिस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये प्रोबेबली आइसोनियासिड रेजिस्टेंट है ना, ठीक है। तो इस केस में आप मोनो में क्या क्या देंगे जी? मोनो में आप रिफेम्पिसिन, पायराज़िनामाइड एंड थेब्यूटोल, साथ आप लीवोफ्लॉक्सासिन भी दे देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। याद रहेगा ये? जल्दी बनाना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, रिफेम्पिसिन और आइसोनियासिड से रेजिस्टेंट है दोनों से, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन याद रखना है 20 मंथ से एक। दूसरा, इसमें जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि 8 मंथ्स इंटेंसिव थेरेपी चलती है इसमें और 12 मंथ्स कंटिन्यूएशन थेरेपी। ड्रग्स मैं आपको भी आगे बताता हूँ कौन सी यूज होंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर टीबीएम, बोन इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, डिसेमिनेटेड टीबी है, एंडो ब्रोंकियल टीबी है, एचआईवी साथ एसोसिएट है, तो याद ये रखना है कि इसका ट्रीटमेंट चलता है 9 से 12 महीने, 9 to 12 मंथ्स। 4 ड्रग्स चलेंगे 2 मंथ्स के लिए और 2 ड्रग्स चलेंगे बाकी कंटिन्यूअस फेज में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप इसकी तस्वीर खींच लें। उसके बाद आपके पास अनकॉम्प्लिकेटेड टीबी या फिर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये आपकी सिंपल जो नॉर्मल होती है 6 मंथ्स वाली रेजिम वो चलेगी, या फिर आप आइसोनियासिड प्लस रिफेम्पिसिन 9 महीने के लिए दे रहे हैं, या फिर आप डॉट्स का शॉर्ट कोर्स करवा दें। ये डॉट्स क्या है ये मैं आपको शेयर करता हूँ। दिस इज अनकॉम्प्लिकेटेड टीबी सिंपल 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट है आपका जो नॉर्मल होता है ना, ठीक है। और अगर या फिर आप आइसोनियासिड और रिफेम्पिसिन 9 मंथ्स के लिए दे देते हैं, या फिर आप डॉट्स का शॉर्ट कोर्स करवाते हैं। डॉट्स क्या है? डॉट्स बेसिकली आप डेली एटीडी देते हैं दोस्तों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्वाइस या थ्राइस अभी थेरेपी देते हैं 6 महीनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन। ये हमारे बीएसयू और आरएससी है, उसके डॉट्स होगा पूरा एस्टैब्लिश है, लोग वहां पे आके दवाई देते हैं और सामने जो है ना ऑब्जर्वेशन के में खा रहे होते हैं दवाई, ठीक है। ये नहीं ये शेयर करके रुके नॉट टू अच्छा। अब मैं आपसे बात करते हैं एमडीआरटीबी। एमडीआरटीबी अब ये इसी चीज में शेयर कर दो रुके, अगली चीज मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट है।
कुछ टीबी के ग्रुप्स हैं, ठीक है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछे ये जा सकते हैं, इसलिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं कंप्लीट करूंगा, अगर हमने खुद डिटेल कर ली है, ठीक है, तो ये फिर ना करना जाती वाली बात है। कुछ लोग शेयर ही कर दूंगा, एक मिनट, ये आपने क्लासेस ऑफ ड्रग्स, एक क्लास ए होती है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। क्लास ए में जो याद रखना मोटी मोटी चीजें आती हैं, फ्लोरोक्विनोलोल, ठीक है, लीवो और मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है, बेटाक्विन, नाम से याद नहीं हो तो अंदाजा लगा के क्या है, और लिंजोलिन, ठीक है, इनमें क्या होती है जॉइंट पेन, इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स बहुत है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, बोन मैरो सप्रेशन एंड न्यूरोपैथी, ठीक है। ग्रुप बी में आपके पास आ जाता है फ्लोफेज़िनिन का जिक्र आपने एंड साइक्लोस्पिन, ठीक है, फ्लोफेज़िनिन का साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रोलॉन्गेशन होती है, और साइक्लोस्पिन के लिए सीजर्स। सी में आपके पास आ जाता है जी इथैम्पिकोल, इलेविलिन, पायरोज़िनामाइड, इमिपेनम, अमीका, थियोनामाइड, ये सब सेकंड लाइन है ना आपके, थियोनामाइड, अमाइनोसैलिसिलेट, ठीक है। इथैम्पिकोल ने आपको बताया है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाता है, इलेविलिन क्योंकि इसकी प्रोलॉन्गेशन ले रखा है आपने, और पायरोज़िनामाइड से इन्फेक्टोक्सिस भी आता है। ये आपके तीन क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। अब जो आपकी होती है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, बेसिकली इसमें आप तीनों ग्रुप्स, तीनों जो ग्रुप ए के ड्रग्स हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं, और एक ड्रग आप ग्रुप बी से लेते हैं। इतनी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि एमडीआर किसको कहते हैं, एक्सडीआर किसको कहते हैं, और बाकी ये ड्रग्स हैं जो ए बी और सी में आते हैं, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज जो आपने ध्यान रखनी है, स्टेरॉइड्स की इंडिकेशन टीबी, ये पूछते हैं और ये बार-बार पूछते हैं कि स्टेरॉइड्स आप कब देते हैं टीबी, स्टेरॉइड्स इन टीबी। अच्छा, ये ना इसकी इंडिकेशन है, सिर्फ 4 to 6 वीक्स के लिए आप स्टेरॉइड्स देते हैं, 5 चीजें हैं जिनमें आप स्टेरॉइड्स देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। टीबीएम में, मिलियरी टीबी में, एंडो ब्रोंकियल टीबी में, न्यूरल इफ्यूजन में, एंड पेरिकार्डियल, ये सारी इसके इंडिकेशंस हैं फॉर गिविंग स्टेरॉइड्स इन टीबी। क्लियर है बात? क्लियर हुई है बात? नहीं अभी टीबी को थोड़ा सा समराइज करके दोनों जवाब देना है, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। आपको इसमें से एक ये पता होना चाहिए कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन क्या होती है, जो मैंने आपको पूरा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम बताया वो पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए उसमें, ठीक है, कि जो एक टेबल बना हुआ है कि आउटपुट कब कहते हैं और नेगेटिव कब कहते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल केस को मोटिवेशन कैसे कहते हैं, कितनी देर तक ट्रीटमेंट है, किस चीज में कितनी देर तक ट्रीटमेंट है, एमडीआर कौन सी है, एचडीएल कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, एबीसी में ड्रग्स कौन से हैं, उनकी फिर आगे जो है ना वो आपको बताना चाहिए कि साइड इफेक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है। और लास्ट एक चीज जो है वो ये आपको बताना चाहिए, अगर एक व्यक्ति को आपने क्या करना है, कौन पैदा हुआ है टू मदर विद सेक्सिटी, उसमें आपने क्या करना है, ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर भैया ये टीबी बोल देना, ठीक है, आईएम के लेवल नहीं, ठीक है, बाकी इसकी थोड़ी सी और स्पेसिफिक डिटेल है, ठीक है, वो इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज होती है एटीटी टाइप की इफेक्ट होती है ना, ठीक है, उसके लिहाज से उसके लिए एक एल्गोरिथम है जो मैं शेयर ऑन द बुक है, मुझे एक बार याद करवा दीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। क्लियर है सबको जी? क्लियर हो गया? बेसिकली आज हम लोगों ने एक ऑन्कोलॉजी पूरी की है, ठीक है, सब रेडीज एचआईवी, बुकवर्म, रेडवर्म, फॉर्मुलेटेसिस, पिनवर्म, राउंडवर्म, टॉक्सोफिलियसिस, डायनोकोकस, सिस्टोसोमियासिस, टीबी, डेंगू, एंटेरिक, ठीक है, ये सारी चीजें आज कवर हो गई हैं। कल वाले सेशन में आपको जो रैशेस है सारी वो कवर करवाई जाएंगी, ठीक है, और उसमें बेसिक आपकी जो कल वाले सेशन में याद करने वाली चीज है वो रैशेस ही है, ठीक है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ट्रिगोमोन इन्फेक्शियोसम, ठीक है, वो बेसिकली आपकी 7 डिसेंट्री, कॉलरा और ब्रुसेलोसिस जो है वो सेकंड लाइन टॉपिक्स आ जाते हैं अलॉन्ग विद, ठीक है। आई होप दिस सेशन हैज बीन हेल्पफुल। मुझे पता है काफी ज्यादा मोनोटोनस सेशन था, लंबा भी बहुत था, लेकिन सेशन की सारी बातें थोड़ी सी ड्राई सा सब्जेक्ट है, लेकिन सारी बातें करने को ठीक है। वैसे क्वेरी को आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई वॉइस नोट जो है ना आपके साथ पहुंची समराइज करके देखूं आपको आज रात तक, ठीक है, मैं कल मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक दो वीक समराइज करके छोटे छोटे वॉइस नोट भेजूं जैसे आपको मैंने और मुझे वॉइस सारी सुन लीजिएगा। आई होप सेशन में टीम आज आपको जरूर दीजिएगा एंड डू सेंड योर फीडबैक ऑन द कोई वैसी क्वेरी को ना